नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले एक घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि जो तीसरे चरण का मतदान चल रहा है उसमें तुलनात्मक रूप से थोड़ा ज्यादा उत्साह दिखाई पड़ रहा है। कैसा चल रहा है मतदान, कौन कौन बड़े नाम हैं जिनकी किस्मत का फैसला होना है, इस पर सबसे पहले बात करेंगे। और उसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि ये जो नोटों का पहाड़ निकल रहा है, और ये नोट का पहाड़ जरा देखिए, इसका चयन समझिए कि मंत्री के बाद उनका सचिव, सचिव के बाद उनका नौकर, और नौकर के यहां ये नोटों का पहाड़ निकल रहा है। झारखंड की बात कर रहे हैं हम। तो ये जो पूरा भ्रष्टाचार और बनाम, क्या जो विपक्ष संविधान बचाओ का नारा देता है, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मामले से ध्यान हटाने के लिए देता है क्या? तो इस पर आज खास चर्चा करेंगे। और इसके बाद बात होगी पंजाब की, कि पंजाब में कौन कौन सी पार्टियों का पूरा जो इमेज है वो दांव पर है। कांग्रेस पार्टी पिछली बार बहुत अच्छा प्रदर्शन की थी, इस बार बिल्कुल बड़े बड़े नेता जा चुके। आम आदमी पार्टी के सामने भी चुनौती है। जब बम्पर प्रदर्शन हुआ था विधानसभा चुनाव में, तो अब लोकसभा चुनाव में कैसा प्रदर्शन रहता है, बड़ी चुनौती। और इसके बाद हम बात करेंगे कि केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत पर सुनवाई चल रही है कि क्या चुनाव प्रचार करने के लिए कुछ दिन की जमानत दे दी जाए क्या। सभी पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी है, तो इस पर भी हम करेंगे बात। होंगे तमाम अहम सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी। 10 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। 1331 उम्मीदवार मैदान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में डाला वोट। कई बड़े नेताओं ने भी किया मताधिकार का प्रयोग। पीएम ने कहा, सामान्य दान नहीं है मतदान, बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील की। तीसरे चरण में राजनीतिक दिग्गजों की किस्मत का हो रहा है फैसला। अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मनसुख मंडाविया और प्रहलाद जोशी समेत विपक्ष के दिग्विजय सिंह, डिंपल यादव और सुप्रिया सूले जैसे कद्दावर नेताओं की सीटों पर मतदान। आगामी 4 चरणों के चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री का तूफानी प्रचार जारी। मध्य प्रदेश के खरगोन और धार में की जनसभा। कहा, 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस और इंडी गठबंधन की साजिश को रोक सकूं। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र के अहमदनगर और बीड में भी रोड शो का कार्यक्रम। 24 की चुनौती में विरोधी दलों ने भी झोंकी पूरी ताकत। झारखंड में राहुल गांधी तो बिहार में तेजस्वी का धुआंधार प्रचार। उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश के साथ ही बाकी दलों ने भी तेज की प्रचार की धार। आखिरी चरण के चुनाव के लिए भी नामांकन शुरू। 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर होगा मतदान। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का लिटमस टेस्ट। कैप्टन अमरिंदर सिंह सहित कई बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर आ चुके हैं बीजेपी के साथ। आम आदमी पार्टी पर भी विधानसभा चुनाव वाले प्रदर्शन को दोहराने का दबाव। और केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। राउस एवेन्यू कोर्ट ने 15 मई तक बढ़ाई मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत। ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले बात करने वाले हैं हम कि तीसरे चरण के लिए किस तरह उत्साह के साथ मतदान जारी है, जिससे यह लगता है कि मतदान का प्रतिशत अच्छा रहेगा। तो लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी। 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर मतदान। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए यह मतदान जारी है। तो तीसरे चरण में कई दिग्गज हैं जिनकी किस्मत का फैसला होना है। कुल उम्मीदवार 1331 हैं जो अपने किस्मत आजमा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में
वोट डाले, अपने अपने वोट डाले, वहां जाकर वोट डाले। पीएम ने कहा कि सामान्य दान नहीं है मतदान, बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील भी की लोगों से कि सभी लोग बढ़ चढ़कर वोट करें। तीसरे चरण में कई राजनीतिक दिग्गजों की किस्मत का हो रहा है फैसला। हम आपको कुछ नाम बताते हैं कि किनका किनका फैसला हो रहा है। अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मनसुख मंडाविया, प्रहलाद जोशी, ये बड़े नाम हैं। वहीं विपक्ष की तरफ से भी कुछ बड़े नाम हैं। दिग्विजय सिंह, डिंपल यादव, सुप्रिया सूले। इन सीटों पर मतदान हो रहा है। आज तीसरे चरण के मतदान के बाद लोकसभा की आधी सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। चुनाव में नेतृत्व का चेहरा अहम होता जा रहा है, तो पीएम मोदी बनाम ऑल के मुद्दे पर यह कहीं ना कहीं पोलिंग हो रही है। आगामी 4 चरणों के चुनाव प्रचार के लिए भी प्रधानमंत्री का तूफानी प्रचार जारी है। मध्य प्रदेश के खरगोन और धार में पीएम की जनसभा हुई और उन्होंने वहां पर कहा कि 400 सीटें तो इसलिए चाहिए ताकि कांग्रेस और इंडी गठबंधन की साजिश को रोक सकूं। विपक्ष की बात कीजिए तो राहुल गांधी झारखंड में और बिहार में तेजस्वी यादव का धुआंधार प्रचार चल रहा है। उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव के चुनावी कार्यक्रम धुआंधार चल रहे हैं। तो तीसरे चरण का यह मतदान चल रहा है। अब हमारे साथ मैनपुरी से आशुतोष शुक्ला और आगरा से ऋषि कुमार, मुर्शिदाबाद से गौतम रॉय और हुबली से आयशा खानम, ये संवाददाता मतदान के ताज़ा हाल की जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हमारे ये तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों पर हैं। तो अभी फिलहाल हमारे साथ गौतम रॉय, आशुतोष शुक्ला और ऋषि, 3 संवाददाता हैं। मैं पहले ऋषि के पास चलता हूं। ऋषि, आगरा जो है वो काफ़ी अहम, ख़ास तौर पर अगर हम देखें यहाँ के चुनावी इतिहास को अगर देखें ऋषि, तो ये वो इलाका है जहाँ पर कि बहुजन समाज पार्टी एक तीसरा कोण इन इलाकों में बनाती है। इस बार का कैसा मतदान है, लोगों में कैसा उत्साह है, मुकाबला कैसा है? देखिए लाल से, जहाँ तक इस पूरे 10 सीटों के चुनाव को अगर हम देखें तो हाथरस और आगरा से लेकर बरेली तक का ये पूरा इलाका है जिसमें कि ये इस समय मतदान चल रहा है। आगरा का आपने जिक्र किया। आगरा निश्चित तौर से बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर अपना दमखम दिखाती रही है, लेकिन पिछले चुनावों में अगर हम देखें तो यहाँ पर उसको उतनी सफलता नहीं मिली जितनी अपेक्षित रही है। जहाँ तक लोकसभा चुनाव की बात करें तो आगरा से कभी भी बहुजन समाज पार्टी जीत नहीं पाई है। कुल मिलाकर यहाँ के समीकरण इस तरीके के रहते हैं। विधानसभा में जरूर उसको पूर्व में काफ़ी बड़ी सफलताएं मिली हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुकाबला है मूलतः भारतीय जनता पार्टी और जो INDIA गठबंधन है उसके साथ है। लेकिन चूंकि इस इलाके में दलित बाहुल्य इलाका है और बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा बेस वोट यहाँ पर है, तो ऐसे में उसको हम नकार नहीं सकते हैं। तो त्रिकोणीय मुकाबले को ही कहा जाएगा कि आगरा में त्रिकोणीय मुकाबला है। पिछली बार हमने देखा था कि प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने यहाँ से बाजी मारी थी और दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी ही रही थी। हालांकि उस समय समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस था। ठीक है। अब इस बार चूंकि अलायंस नहीं है, अलायंस समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ है, ऐसी स्थिति में यहाँ की जो परिस्थिति बनी है वो त्रिकोणीय कह सकते हैं। लेकिन पूरे तौर पर अगर हम देखें तो आसपास के इलाकों में मुकाबला गठबंधन और मतदान का उत्साह कैसा दिखाई दे रहा है। मतदाताओं में उत्साह कैसा दिख रहा है? मतदाताओं का उत्साह निश्चित तौर से अच्छा है। प्रतिशत को अगर हम देखें तो 3 बजे तक जिस बूथ पर मैं इस समय मौजूद हूँ 40% से अधिक मतदान हो चुका है। और हालांकि गर्मी बहुत अधिक है, फिर भी तो दोपहर में मतदान की रफ्तार रुकी थी। 11 बजे तक अगर हम रफ्तार देखें तो 36% मतदान हो गया था, जो बहुत अच्छा कहा जाता। अगर वो रफ्तार रहती तो हम 70% तक उम्मीद करते, लेकिन अब रफ्तार स्लो हो गई है। ऐसे में अब प्रेडिक्ट करना मुश्किल होगा कि कितने जा सकते हैं, लेकिन 60% मतदान हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन ये भी बात है कि 7 बजे तक मतदान कर दिया गया चुनाव के द्वारा। मैनपुरी में कैसा उत्साह आशुतोष? और दूसरी बात ये कि क्या मैनपुरी में एकदम सीधा मुकाबला है क्या, और मतदाताओं में कैसा उत्साह?
बिल्कुल लालचंद, यहाँ पर मतदाताओं में उत्साह भी दिखाई दे रहा है, मुकाबला भी सीधा है और इसके साथ साथ जो है अगर हम कहें तो जिस तरह से ऋषि बता रहे थे, ये पूरा 10 सीटों पर जो उत्तर प्रदेश की सीटें हैं जहां आज मतदान हो रहा है, ये पूरी तौर पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन दोनों के लिए चुनौती के रूप में लिया जा रहा है। कारण साफ है कि जिस तरह से यहाँ पर जो जातीय समीकरण बना करते थे उसमें समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, बावजूद उसके पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 8 सीटें जीती, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। लेकिन अब स्थितियों में किस तरह से परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि मुद्दे भी तमाम सारे बदले हैं, तमाम सारी चीजें बदली हैं। खासतौर पर अगर बदलाव की बात करें तो पहला ये लोकसभा का चुनाव होगा कि जब स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव इस चुनाव में नहीं होंगे, सारी कमान जो है उनके पुत्र और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के हाथों में है। परिवार के 3 उम्मीदवार इस चरण में चुनाव लड़ रहे हैं। स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी मैनपुरी से ही प्रत्याशी है, डिंपल यादव बगल की सीट से, कन्नौज से खुद वो प्रत्याशी हैं। शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव दोनों लोगों के लड़के फिरोजाबाद और बदायूं से चुनाव लड़ रहे हैं। तो खास तौर पर कहें तो ये सबसे बड़ी चुनौती सब समाजवादी पार्टी के लिए है। और दूसरी चुनौती जो भारतीय जनता पार्टी के सामने है वो अपनी साख को बनाए रखने की है। तो इसलिए मुकाबला भी कड़ा दिखाई दे रहा है। मतदाता शांत है, मुद्दों पर है और मुद्दे उसकी समझ में आते हैं। जानकारी का अभाव अब लोगों के बीच में नहीं रह गया है और सबके हाथ में मोबाइल है, सब कुछ सब लोग जानते हैं और किन चीज को प्राथमिकता देंगे और किन प्राथमिकताओं के आधार पर वो मतदान कर रहे हैं, ये आने वाले समय में लालचंद पता चलेगा। आयशा खानम भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हुबली से, लेकिन पहले मैं गौतम के पास चलता हूं, मुर्शिदाबाद। गौतम, जब कभी भी हम पश्चिम बंगाल के चुनाव की बात करते हैं गौतम, तो सबसे पहला सवाल यही बनता है कि ठीक ठाक चुनाव हो तो रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं कि बाकी सारे के सारे राज्य जहां पर गड़बड़ियां होती थी वहां सब कुछ पटरी पर आ गया, लेकिन पश्चिम बंगाल से पहला सवाल तो यही बनता है कि ठीक से चुनाव हो तो रहा है और मतदान का प्रतिशत कैसा है गौतम? देखिए लालचंद, मतदान का प्रतिशत तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। यहाँ पर 1 बजे का आंकड़ा देखें तो 49.27% का आंकड़ा था वो, और अब तो 3 से भी हम आगे बढ़ गए हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये मतदान काफ़ी बढ़ चढ़ कर यहाँ पर होगा और ये एक यहाँ का इतिहास रहा है, चाहे हिंसा हो या ना हो, मतदान यहाँ पे अच्छे से होता है। पिछली बार हमने देखा था 81.75% हुआ था और वो 2014 से थोड़ा सा कम था, तब 82% क्रॉस कर गया था। इस बार भी कहा जा सकता है कि उसी के आसपास रहना चाहिए। काफ़ी प्रयास हुए हैं चुनाव आयोग की तरफ से मतदान को बढ़ाने के लिए, तो उसमें कमी तो नहीं आनी चाहिए। हालांकि हिंसा भी हुई है, अभी तो कोई जानकारी तो नहीं मिली कि किसी को कोई क्षति हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ जो सुतली वाले बम होते हैं उनके धमाकों की बात सामने आई है। 2 कम से कम यहाँ पे असेंबली सीट्स हैं मुर्शिदाबाद में ही जहाँ पर इस तरह के वाक़े हुए हैं। खुद कुछ जो उम्मीदवार हैं, मोहम्मद सलीम है मुर्शिदाबाद में, वो टीएमसी के, उन्होंने कहा कि कोई फेक पोल एजेंट है तो उसको पुलिस के सुपुर्द कर दिया, तो उसमें कुछ हल्ला हुआ। फिर जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं जंगीपुर में, धनंजय घोष, वो भी टीएमसी के किसी कार्यकर्ता, किसी अपने से छोटे लेवल के अधिकारी से उलझे, वहां भी कुछ कहासुनी हुई, झड़प हुई। लेकिन अभी तक जो हिंसक स्वरूप हमने खासतौर पिछले साल देखा था, 3 लेवल के जो पंचायत के चुनाव हुए थे उसमें पूरे पश्चिम बंगाल में 55 के आसपास के लोग मारे गए थे और उनमें अधिकतर मुर्शिदाबाद और जंगीपुर जो इस फेज में 2 सीटें हैं उनमें। उत्तर और दक्षिण मालदा जो है वो उतना तो वहाँ पे इस तरह के वाक़े नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी कभी कभी कुछ घटनाएं हो जाती हैं अभी तक, लेकिन कोई बड़ी घटना होने की बात सामने नहीं आई। एक अच्छी बात है, लेकिन एक सवाल आपसे और कि ये मुर्शिदाबाद वो इलाका है गौतम जहां पश्चिम बंगाल में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कि टीएमसी और बीजेपी बिल्कुल सीधे टक्कर में हैं, लेकिन मुर्शिदाबाद वाला इलाका है जहां पर कि कांग्रेस या सीपीएम ये इन इलाकों में एक तीसरा एंगल बना रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, मोहम्मद सलीम यहाँ से, जो कि पॉलिट ब्यूरो, जो सीपीएम उसके पॉलिट ब्यूरो के मेंबर हैं, एक वरिष्ठ नेता हैं, पहले भी सांसद रहे हैं, उनका वो उम्मीदवार है यहाँ से। मैंने उनके बारे में बताया कि कैसे उनकी एक झड़प भी हुई और काफ़ी वो टूर कर रहे हैं आज पूरे अपने इस लोकसभा क्षेत्र को, निर्वाचन क्षेत्र को। तो उनका काफ़ी एक ज़ोरदार दावा है क्योंकि कांग्रेस उनका समर्थन कर रही है। हमने देखा बेरहमपुर के जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उन्होंने उनके साथ कैंपेनिंग भी काफ़ी की है। तो इस वजह से एक त्रिकोणीय मुकाबला
इस पूरे ही क्षेत्र में जो 4 सीटें हैं इस दौर में चुनाव के माना जा रहा है। हालांकि हमने देखा है कि एक जमाने में यहाँ पे कांग्रेस का वर्चस्व हुआ करता था, अभी भी कुछ कुछ कांग्रेस की पकड़ है, लेकिन उसको सभी ने कमजोर किया है। वाम ने भी कमजोर किया है और तृणमूल ने भी कमजोर किया है। बीजेपी ने अपनी जगह बनाई है उत्तर मालदा में, वहां पे पिछली बार वो चुनाव जीती थी। तो हर कोई यहाँ पर ये तीनों जो चारों हैं वैसे तो, लेकिन 2 इस बार साथ आ गए हैं, वाम और कांग्रेस, तो तीनों की दावेदारी यहाँ बनती है हर सीट। बिल्कुल लगता है वो इलाका जो है, खास तौर पर हम आपको बता दें कि ये पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का इलाका जंगीपुर भी उसी के आसपास पड़ता है। आयशा खानम के पास चलते हैं जो हुबली में मौजूद है। आयशा, कर्नाटक में किस तरह मतदान का उत्साह है, और दूसरी बात ये भी बताइएगा कि हुबली में और उसके आसपास आपको मतदाताओं के ज़हन में कौन से मुद्दे दिख रहे हैं? जी देखिए लालचंद, सुबह से मतदान में काफी जोश नजर आया। उत्तर कर्नाटक की 14 सीटें हैं और उत्तर कर्नाटक जो है भीषण गर्मी के लिए जाना जाता है। भयंकर समर होता है यहाँ पर, ठीक राजस्थान की तरह की तपिश होती है यहाँ। लेकिन इसके बावजूद वोटर्स, मतदाता जो है सुबह 6 बजे से 6:30 बजे से क्यूज कतार बनाकर खड़े हो गए। लेकिन अब कुछ हद तक थोड़ा धीमा पड़ा है मतदान, लेकिन ये माना जा रहा है कि करीब 4 या 5 बजे के बाद और फिर तेजी पकड़ेगा। देखिए खास बात यह है कि मैं हुबली में हूँ और आप जानते हैं कि हुबली एक ग्राउंड जीरो रहा। हाल ही में जो नेहा की हत्या हुई थी, जिस तरह से नेहा की हत्या को लेकर यहाँ पर मामला गर्मा गया था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा बना था। और यहाँ पर मैंने देखा मतदान के दौरान कई महिलाएं बढ़ चढ़कर वोट करने के लिए पहुंच रही थी। और जो इस क्षेत्र में छात्र, क्योंकि हुबली एक एजुकेशन सेंटर भी है और यहाँ पर महिलाओं के साथ साथ स्टूडेंट्स भी चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए बेहतर इंतजाम हो। तो युवाओं के मन में काफी कुछ बातें चल रही हैं। महिला सुरक्षा और एम्प्लॉयमेंट, ये तमाम चीजें युवाओं के मन में हैं। तो दूसरी तरफ किसान जो है इस क्षेत्र में काफी भारी सूखा है यहाँ पर। ये सूखे वाले क्षेत्र में किसान बेहद परेशान हैं, उन तक अभी तक मुआवजा नहीं पहुंचा है। तो किसान इस बात को लेकर काफी चिंतित हैं कि उन्हें सही टाइम पे मुआवजा पहुंचाया जाए। देखिए यहाँ के इस क्षेत्र से खासकर हुबली से प्रहलाद जोशी 4 बार लोकसभा सांसद बने रहे और उनका ये 5वां बार है। और उसके बाद दूसरी सबसे अहम सीट है गुलबर्गा की, जहां से एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद मैदान में हैं। जो राधाकृष्ण दोडमनी हैं, वो मल्लिकार्जुन खड़गे राधाकृष्ण दोडमनी जो हैं उनके स्ट्रेटेजिस्ट माने जाते हैं। ये सीट मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए काफी प्रेस्टिजियस है, काफी साख का सवाल है। अगर इस सीट पर वो जीतते हैं तो जाहिर है उन्हें और बल मिलता है, लेकिन अगर ये सीट पर हार का सामना करना पड़ता है तो पूरे कांग्रेस के नेतृत्व पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। तो ये बहुत ही अहम सीट है, सबकी नजर इस सीट पर लगी हुई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा आपका हुबली से, गौतम मुर्शिदाबाद से जुड़ने के लिए, ऋषि आगरा से और आशुतोष शुक्ला मैनपुरी से जुड़कर अपडेट देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा कि ये जो नोटों का पहाड़ निकल रहा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है, क्या उसी के काउंटर के लिए संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में जैसे नैरेटिव दिए जाते हैं क्या? इसी पर खास चर्चा करेंगे। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर।
स्वागत है ब्रेक के बाद जीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि आज की खास चर्चा हम करेंगे कि भ्रष्टाचार के काउंटर के लिए संविधान बचाओ का एजेंडा आगे किया जाता है क्या। इसी पर आज की खास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ बड़ी बातें देख लीजिए भ्रष्टाचार बनाम संविधान बचाओ एजेंडा को लेकर कि क्या कुछ ये एजेंडा है। सियासी जंग के बीच झारखंड सरकार के वरिष्ठ मंत्री का सुर्खियों में आना बहस को अलग दिशा में ले जा रहा है। झारखंड की महागठबंधन सरकार के मुखिया रहे हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही जेल में हैं। ये बड़ा मुद्दा इस चुनाव में कहीं न कहीं, लेकिन संविधान के खतरे में होने का नैरेटिव दिया जाता है कि भाई भ्रष्टाचार जो है वो मुद्दा कहीं ना कहीं गौन पड़े। झारखंड की मिलीजुली सरकार के मंत्री और कांग्रेस के नेता आलमगीर आलम के पीए को ईडी ने गिरफ्तार किया है। आलमगीर के पीए के नौकर के घर से ईडी ने 35 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बरामद किया है। नोटों का पहाड़ आप देख ही रहे हैं। कथित तौर पर यह पैसा ग्रामीण विकास विभाग में तबादले की उगाही थी, लेकिन मंत्री ने खुद को बेदाग बता दिया कि नहीं मेरा कोई लेना देना नहीं। झारखंड में आज फिर नोटों की बरामदगी हुई। ठेकेदार राजीव के पास से 1.5 करोड़ रुपए ईडी ने और बरामद किए। ठेकेदार ने मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल को 10 करोड़ रुपए पहुंचाए थे। ये आरोप हैं। भाजपा का सवाल कि क्या राहुल गांधी एक्सरे मशीन से अपने भ्रष्टाचार का पैसा लोगों में बांटेंगे क्या, जो बार बार एक्सरे मशीन की बात करते हैं। पीएम मोदी ने एक चुनावी सभा में विपक्ष पर निशाना साधा भ्रष्टाचार को लेकर, और पीएम ने कुछ और बड़ी बातें कही। कहा मैं इनकी चोरी बंद कर रहा हूं, इनकी लूट बंद करना चाहता हूं, तो पूरा गठबंधन मुझे निशाना बना रहा है। विपक्षी गठबंधन के आरक्षण खतरे में, संविधान खतरे में के एजेंडे के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने एक बड़ा बयान दे दिया, पोल खोल दिया है। लालू यादव इंडी गठबंधन के लिए लहर देख रहे हैं, कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन का विपक्षी गठबंधन का लहर है। और आगे जो उन्होंने कहा वो देखिए, बीजेपी डर गई है और आरजेडी मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में है। ये बड़ी बात जो राहुल गांधी और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं छिपे रूप में करते हैं। आखिर जो बात राहुल गांधी नहीं कह पा रहे थे, 11 राज्यों में मुस्लिम जातियों को आरक्षण पहले से मिल रहा है, अलग अलग कैटेगरी में डाल के, ओबीसी कैटेगरी में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने हालांकि कर्नाटक के सभी मुस्लिमों को ओबीसी कोटे से आरक्षण की सुविधा का विरोध किया कि यह संविधान सम्मत नहीं है। आज पीएम मोदी ने विपक्ष के 400 पार वाला एजेंडा पर हमला बोला कि 400 पार क्यों चाहिए, बताया उन्होंने। कहा 400 सीटें इसलिए मांग रहा हूं ताकि मैं कांग्रेस और इंडी गठबंधन की हर साजिश को रोक सकूं। 400 पार इसलिए चाहिए ताकि कांग्रेस कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर से लागू ना कर दे वापस लाकर। पीएम ने कहा 400 पार चाहिए ताकि एससी, एसटी, ओबीसी को मिले आरक्षण पर कांग्रेस वोट बैंक के लिए डाका ना डाले। अधिक सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अपने वोट बैंक की सभी जातियों को रातों रात ओबीसी ना घोषित कर दे। खासतौर पर मुस्लिम आरक्षण को लेकर सवाल है। एनडीए ने रिपोर्ट कार्ड के दम पर जनता से 400 सीटें देने का आह्वान किया है कि 400 पार कराइए। सरकार जनता के बीच अपने परफॉर्मेंस को लेकर जा रही है, जो कुछ सरकार ने किया है उसके बल पर। तो क्या विपक्ष के पास फेक नैरेटिव के अलावा कोई ठोस मुद्दा नहीं है? इसीलिए संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में जैसी बातें जो हैं वो बीच बीच में उठाई जाती हैं विपक्ष के द्वारा। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, नोटों का पहाड़, इन सब के बरक्स एक पैरेलल खड़े करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इन सब के बीच एक मुद्दा जो काफी गर्म रहा, मुस्लिम आरक्षण को लेकर, आज वो जुबा पर आ गई। आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने आरक्षण को लेकर कहा कि रिजर्वेशन तो मिलना ही चाहिए मुसलमानों को। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। तो लालू जी ने वो बात कह दी जो कांग्रेस के कई नेता खुलकर नहीं कह रहे थे। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं। जाति जनगणना से पूरे देश को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन कहां है, किसके हाथ में है, पिछड़ों के हाथ में कितना, दलितों के हाथ में कितना, गरीब जनरल कास्ट के हाथ में कितना, महिलाओं के हाथ में कितना, पूरा साफ हो जाएगा सबके सामने। उसके बाद न्यू पॉलिटिक्स शुरू होगी। उसके बाद ये स्टेज पे ऐसे कभी नहीं खड़े होंगे। अभी ये कह रहे हैं भैया मुझे नहीं मालूम, कब कहेंगे भैया मेरे 50% लोग हैं, मेरे 2% धन है, मुझे 50% धन चाहिए।
सीधी सी बात होगी। तो ये हमारी सोच है। जाति जनगणना पहला कदम है, और ये सिर्फ जाति जनगणना नहीं होगा, ये इकोनॉमिक सर्वे होगा। तो अब खुलकर बात आने लगी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम समुदाय से आत्ममंथन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आप ये सोचते रहेंगे कि सत्ता में किसे बिठाएं और किसे उतारें, लेकिन उसमें आप अपने बच्चों का भविष्य ही खराब करेंगे। मैं मुस्लिम समाज को कह रहा हूं, उनके पढ़े लिखे लोगों को कहता हूं, आत्ममंथन करिए, सोचिए। देश इतना आगे बढ़ रहा है, अगर कमी आपके समाज में महसूस होती है तो क्या कारण है? सरकार की व्यवस्थाओं का बेनिफिट कांग्रेस के जमाने में आपको क्यों नहीं मिला? क्या कांग्रेस के कालखंड में आप इस दुर्दशा के शिकार हुए हो क्या? आत्ममंथन कीजिए और एक बार तय कीजिए, ये आपके मन में जो है कि सत्ता पे हम बिठाएंगे, हम उतारेंगे, उसमें आप अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो। मुसलमान समाज दुनिया में बदल रहा है जी। आज मैं गल्फ के देशों में जाता हूँ, इतना सम्मान व्यक्तिगत रूप से मुझे मिलता है और भारत को भी मिलता है। उन सबको लगता है हमारे यहाँ विरोध हो रहा है। अब सऊदी अरेबिया में योगा ऑफिशियल सिलेबस का सब्जेक्ट है। यहाँ मैं योगा की बात करूँ तो आप ये चला दे एंटी मुस्लिम है। मैं गल्फ के देशों में जाता हूँ, ये सारे अमीर लोग जो है हमारे साथ बैठते होंगे, लंच या डिनर में जरूर मुझे योगा के विषय में पूछते हैं कि मोदी जी इसका स्पेशल ऑफिशियल ट्रेनिंग लेना है तो क्या करना है, कैसे करना। कोई कहते हैं मेरी पत्नी इंडिया जाती है योगा सीख रहे, साल में 1 महीना तो बोले वहीं रहती है। अमीर की पत्नियां कहती हैं जी, उनके परिवारजन आते हैं। अब यहाँ उसको उन्होंने हिंदू मुसलमान बना दिया, योगा को भी। अब ये जो कर रहे हैं, मैं मुसलमान समाज से आग्रहपूर्वक कहता हूं, कम से कम अपने बच्चों की जिंदगी को तो सोचो, अपना भविष्य तो सोचो। मैं नहीं चाहता हूं कोई समाज बंधुआ मजदूर की तरह जिंदगी जिए क्योंकि कोई डरा रहा है। दूसरा, अगर आप बैठना उठना शुरू करोगे, भाजपा वाले आपको डर वाले लगते हैं, अरे जाओ ना 50 लोग बैठ करके भाजपा कार्यालय में एक दिन बैठे रहो, निकाल देंगे क्या आपको? आप देखिए क्या चल रहा है, कौन निकाल देगा आपको? कब्जा करो ना जाके बीजेपी कार्यालय का, कौन रोकता है आपको? तो प्रधानमंत्री ने ये बातें कही हैं जिस पर सोचने की जरूरत तो है, लेकिन इसके साथ साथ भ्रष्टाचार और आरक्षण, संविधान खतरे में, ये सब बातें जो चल रही हैं, किसका क्या उद्देश्य होता है, क्या मकसद होता है बिल्कुल चुनावों के बीच? इसी पर आज खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ चुके हैं, साथ में धनंजय गिरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत धनंजय जी। विजय कौशिक जी, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत आपका भी विजय जी इस खास चर्चा में। तो मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं और चर्चा को थोड़ा विस्तार देता हूं विनोद जी के जरिए। विनोद जी, सबसे पहली बात तो ये जो नोटों का पहाड़ मिल रहा है, तो ये नोटों का पहाड़ आप देख लें कि कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए और ध्यान बटाने के लिए संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, क्योंकि आप चयन समझिए, झारखंड की सरकार, उसमें मंत्री, उनके सचिव, सचिव के नौकर और फिर और भी दूसरी जगह पर भी ये नोटों का पहाड़ बरामद हो रहा है। लाल जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है और इस सवाल के साथ में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, वो उसी भ्रष्टाचार के आरोप में अभी जेल में हैं। और ये सारी कार्रवाई जो अभी झारखंड में अभी चल भी रही है, आज जो आप अपनी खबर में बता रहे थे कि ईडी ने आज की कार्रवाई में ये जो आपने गाड़ी दिखाई होगी और उसके बाद जो वो 1.5 करोड़ का वो कैश मिला था उनके पीए के घर से, जो आलमगीर आलम है उनके पीए के घर से, वो आज की घटना है। कल के तो ये नोटों का पहाड़ का आपने देखा ही होगा जिसमें अरेस्टिंग भी हुई है। अब सवाल ये है कि ये जो मिलीजुली सरकारें होती हैं अपने अपने जगह राज्यों में, महागठबंधन जिसका नाम दिया जाता है, अब उसमें अभी चंपे सोरेन सीएम है और जाहिर सी बात है कि जो कांग्रेस के जो मिनिस्टर हैं कोटे से आलमगीर आलम, वो बहुत सीनियर लीडर है कांग्रेस के। अभी राहुल गांधी
झारखंड में हैं, चुनाव प्रचार में हैं, तो हो सकता है आलमगीर आलम उनके साथ भी होंगे। ये अलग बात है कि राहुल गांधी इस पे कुछ भी नहीं बोलेंगे कि इनके पीए के नौकर के घर से 40 करोड़ रुपया कैसे मिलता है, वो एक्सरे वहां शायद उनके लिए नहीं होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक लोकतांत्रिक देश में प्रधानमंत्री मोदी या एनडीए की सरकार अगर 400 पार के नारा देती है सरकार, तो कम से कम उसके अपने कॉन्फिडेंस से कि वो परफॉर्मेंस और उसके जो मजबूत फैसले हैं उसका एक रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में वो ले जाते हैं जी। और उसके दम पे वो कहते हैं कि एक मजबूत सरकार के लिए आपने हमें बहुत कुछ करना है, जो पीएम मोदी बार बार कहते हैं अपने जनसभाओं में। अभी तो आपने ट्रेलर देखा था। बिल्कुल। लेकिन इसका नैरेटिव जो है वो नैरेटिव इनके सारे अपने एजेंडे और इनके अपने अभी तक के जितने मैनिफेस्टो हैं अलग अलग पार्टियों के, सारे मैनिफेस्टो गॉन हो गए और उन्होंने एक नैरेटिव देना शुरू किया कि ये 400 पार इसलिए चाहिए कि आरक्षण खत्म हो जाएंगे, ये 400 पार इनको इसलिए चाहिए संविधान खतरे में आ जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा। तो अब पीएम मोदी ने उसका जवाब देना शुरू किया है और वो जवाब जब उन्होंने दिया है, शुरू किया है, तब शायद अब ये बचते दिखते हैं जो लालू यादव आज कह रहे हैं। जो अब मुस्लिम आरक्षण की बात निकली तो सबसे पहले पीएम ने इसको शुरू किया था कर्नाटक का वो जो ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उस रिपोर्ट से कि आपने एक स्टेट में कैसे सारे के सारे मुस्लिम कास्ट जो था उसको आपने ओबीसी कोटे में डाल दिया। तो ये आपने एक तरह से आरक्षण की चोरी की थी जो ओबीसी कोटे से लिया था। ठीक है, और इसीलिए तो ये बात कांग्रेस पार्टी क्या अपने ही बैकफुट पे आती दिख रही है जब वो आरक्षण की बात करते हुए सामने में आती है या संविधान बदलने की बात करती है। इस पर बिल्कुल मैं आऊंगा, इसलिए भी आऊंगा क्योंकि इसी तरह का बड़ा खेला जो है ना पश्चिम बंगाल में भी ओबीसी लिस्ट में हुआ है, जिस पर कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने वहां भी सवाल उठाया था। लेकिन इस समय मैं विजय कौशिक जी के पास चलता हूं। विजय कौशिक जी, भाई ऐसा नोटों का पहाड़, इसके पहले धीरज साहू जी के यहाँ भी 350 करोड़ से भी ज़्यादा नोट मिला था। मुझे तो लगता है सबसे पहले ये नोट ही बांट देना चाहिए, जो बांटने की बात राहुल जी कर रहे हैं संसाधनों के बंटवारे की। तो सबसे पहले बात तो होनी चाहिए इन नोटों के बंटवारे की। कैसे इस तरह से जब बीच चुनाव इस तरह की चीजें निकलती हैं और चुनाव से पहले भी कांग्रेस पार्टी कैसे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और बाकी मुद्दों पर अपने लोगों के बीच और जनता के बीच जा रही है, विजय कौशिक जी, और क्या जवाब देगी जब इस तरह के नोटों का पहाड़ निकलता रहता है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नोटों का पहाड़ निकलने पर अगर कार्रवाई जो बनती है वो नहीं होती तो उसके लिए मौजूदा सरकार जिम्मेवार है, मोदी जिम्मेवार है। क्यों? क्योंकि मोदी जी पर खुद आरोप है कि उन्होंने किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए एक्सटॉर्शन करके, यानी कि पहले सीबीआई की रेड पड़वाई पूंजीपतियों पर, फिर उनसे चंदा ले लिया। किस तरह से 201 कंपनी के 286 करोड़ आज बहुत दिन बाद इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र सुना। विजय जी फार्मूला निकाल। सुनिए ना, ये एक बड़ी सीधी सी बात। हाँ बोलिए। इससे पहले झारखंड में एक राज्यसभा सांसद के यहाँ पर छापा पड़ा, 100 करोड़ रुपए सरकार ने बरामद दिखाए। इससे पहले कन्नौज में मित्र व्यापारी। तो सरकार ये बताए कि इतने साल में उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। ये नोटों की गड्डियां जो निकल रही हैं, ये इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आती तो हम लोग पता लगा लेते ये आया कहां से। लेकिन ये तो बिल्कुल कैश वाला मामला था। मैं वही कैश वाली बात कर रहा हूँ। हाँ। सरकार दिखाती है छापा मारा, पैसा बरामद हुआ, बाद में पता चला वो पैसा वाइट घोषित हो गया और वापस देना पड़ा सरकार को। तो सरकार उन सच्चाइयों को क्यों नहीं बताती? या सरकार ने सेटिंग कर ली, सेटिंग करके उस मामले को ढीला छोड़ दिया गया। हम तो कहते हैं मोदी जी, जिस तरह आपने काला धन खत्म करने के नाम पर नोटबंदी की थी और दावा किया था कि अब देश में काला धन समाप्त हो गया, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि धन आ कहां से रहा है? आपके हरियाणा के सीएम रहे मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि वो फरीदाबाद के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए भेजते हैं, पता नहीं कहां गायब हो जाता है, फरीदाबाद में लगता ही नहीं है। तो सवाल ये है कि जब नीचे भी आपकी सरकार, ऊपर भी आपकी सरकार और लाखों करोड़ के गोलमाल हो रहे हैं, ठीक है, उन परिस्थितियों में आप छापेमारी विरोधी राज्यों में करते हैं
और बाद में अच्छा, आपका कहना है सेलेक्टिव छापेमारी करते हैं। ठीक है धनंजय जी। छापेमारी है, प्लस में जब वो लोग भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो ईमानदार हो जाते हैं। ठीक, पहले इन दोनों सवालों पर धनंजय जी से जवाब ले लेता हूं। धनंजय जी, क्या सेलेक्टिव छापेमारी करते हैं? और ये भी कि जब कोई जो है आपके साथ आने को तैयार हो जाता है तो क्या उसको किसी तरह से, जिसे एमनेस्टी कहते हैं, एमनेस्टी दे देते हैं क्या? लालचंद जी, कांग्रेस कथित तौर पे आजकल मंडल कमीशन के करीब जाने की कोशिश कर रही है, कथित तौर पे। लेकिन उनके नेता मंडल को नहीं समझ रहे हैं, हाँ कमीशन को बराबर समझ रहे हैं। और वो कमीशन का कटमनी कमीशन और इस तरह के चीजों का जमावड़ा, आप देखिए उनके मंत्री के संतरी के नौकर के यहाँ जब इतना माल मिल रहा है, आलमगीर आलम के भ्रष्टाचार का आलम देखिए कि जो लाल है उनका नौकर भी लाल है। लाल कितने ऐसे लाल पीले पाले गए हैं। राहुल गांधी को जो स्कैनर लगाना था, जहां से निकाल के बांटना था, और को हो भी क्यों ना, 5 पीढ़ियों से यही काम चल रहा है कांग्रेस में। जीप घोटाला से लेकर के तमाम बोफोर्स घोटाला से लेकर के घोटालों की घटाटोप अंधेरे में कांग्रेस के घेरे में देश करा रहा था। और जब खुद के परिवार पर आया, पर कांग्रेस में संकट आया, तो वो कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। भाई जब आपने इमरजेंसी लगाई थी तो संविधान खतरे में नहीं था। अब 70 साल से इस देश में जम्मू कश्मीर में दलितों को आरक्षण नहीं मिला तो संविधान खतरे में नहीं था। आपने 80 संशोधन कर दिए तो संविधान खतरे में नहीं था। इमरजेंसी लगा करके आपने संविधान के प्रियम्बल में भी सेकुलर शब्द जोड़ दिया तो भी संविधान खतरे में नहीं था। आपको इस देश के न मोची से मतलब है, न महार से मतलब है, न चमार से मतलब है, आपको अपने परिवार से मतलब है। और परिवार के लिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आप ही के समय में आई थी। आपने जिस तरह से इस देश के मुसलमानों के मन में भी भय बैठा करके जिस तरह से राजनीति को जिस स्तर पर ले गए हैं, आने वाले समय में कांग्रेस का रहा ना कोई रोवन हमारा स्थिति हो जाएगी। और उसी का नतीजा कि 5 पीढ़ियों से अमेठी जो राहुल गांधी का खानदानी सीट थी, वहां से राहुल गांधी हारने के बाद भागते नजर आ रहे हैं। और वायनाड भी गए, वायनाड में भी एनी राजा ने उनका बाजा बजा दिया। अब नतीजा ये है कि रायबरेली में आ गए। माता जी ने बहुत मुलेठी चुसाई विजय जी, आ रहा हूं आपका जवाब के लिए। हाँ, लेकिन वो अमेठी जाने के लिए नहीं तैयार है। इस तरह के देश के विखंडन के लिए तमाम तरह की चीज। और जो आपने ममता बनर्जी के बारे में कहा, कट बनी का वहां कल्चर है पूरी तरह से। दूसरा, उन्होंने 100 से ऊपर जातियों को ओबीसी में लाया, उसमें अकेले 96 मुसलमानों को ले आया। जब एनसीपीसी ने पूछा, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने, तो कहा कि पहले ही लोग ओबीसी थे, अब धर्म बदल लिया। पहले धर्म बदल लिया तब कैसे उनको ओबीसी बना दिया? तो कांग्रेस पिछले दरवाजे से पिछड़ों का हक कर्नाटका में दे रही है, SC ST के हक कोई काकमारी कर रही है आंध्रा में, और कहती है कि संविधान खतरे में। तुम खतरे में हो, तुम्हारा परिवार के किए गए पाप खतरे में है। और कांग्रेस के नेता क्यों नहीं करे ऐसा काम? जब खुद माँ बेटा 5000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड के केस को, बिल्डिंग को 50 लाख रुपए में हड़पने के आरोपी हैं, और दोनों माँ बेटा बेल पर चल रहे हैं, तो बाकी क्यों नहीं दे? जैसा टॉप पर बैठा हुआ व्यक्ति करेगा वैसा ही करेगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ दूसरी बात है, भारत की राजनीति में आदरणीय नरेंद्र मोदी के पूरे पॉलिटिकल करियर को आप उठा के देखें, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक, लौटता हूं आपके लंबा कार्यकाल किसी का नहीं रहा। ठीक है, और एक दाग नहीं। ठीक, आप सभी के पास लौटूंगा, लेकिन उससे पहले जरा दिखाता हूं कि प्रधानमंत्री ने जो बात कही है कि 400 सीटें किस लिए चाहिए, प्रधानमंत्री को पहले सुन लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विस्तार से ये बात कही है कि 400 सीटें किस लिए चाहिए, ये हम आपको सुनवाएंगे थोड़ी देर में। और प्रधानमंत्री ने बिल्कुल विस्तार से बात की है कि 400 सीटें इसलिए चाहिए ताकि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की जो कई साजिश है उसको रोक सकें। ₹400 सीटें चाहिए ताकि मैं कांग्रेस और इंडी गठबंधन की हर साजिश को रोक सकूं। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस कश्मीर में धारा 370 को फिर से वापस ला करके चिपका न दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर
बाबरी ताला ना लगा दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस देश की खाली जमीन, खाली द्वीप, आइलैंड्स दूसरे देशों को गिफ्ट न कर दे, सौंप न दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी से उनको जो आरक्षण मिला है ना, बाबा साहब आंबेडकर ने जो आरक्षण दिया है, भारत के संविधान ने जो आरक्षण दिया है, ये वोट बैंक के लिए उसमें डाका न डाले। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अपने वोट बैंक की सभी जातियों को रातों रात ओबीसी घोषित न कर दे और ओबीसी का जो कोटा है उसमें डाका न डाले। इसलिए मुझे 400 सीट चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने विस्तार से बताया कि क्यों चाहिए 400 सीटें और 400 पार का नारा क्यों दिया है। चर्चा में जुड़ रहे हैं फिर से एक बार हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद जी हैं, साथ में धनंजय गिरी जी और विजय जी भी हैं। मैं पहले विनोद जी के पास आता हूं। विनोद जी, प्रधानमंत्री अब बिल्कुल चुन चुन करके गिना रहे हैं कि 400 पार क्यों चाहिए, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की बातों को लालू प्रसाद यादव जी ने अपनी बातों से मजबूती दे दी, साफ साफ बोल करके। देखिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि विजय जी इस बात को बेहतर बनाएंगे कि राहुल गांधी ने जो अपने मैनिफेस्टो को जो 5 न्याय 25 गारंटी की बात कह के जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जो बात वो कहते रहे, उसी का एक तरह से वो संकलन था। और उसको लेके जब इतने बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, सब कुछ किए, लेकिन उन मुद्दों को जनता के बीच में ले जाने के बजाय वो सीधे संविधान खतरे पे आ गए। और वो संविधान खतरे का नैरेटिव जो उनको लगा वो उनके 5.5 न्याय 25 गारंटी पे लगा कि ये इससे ज्यादा भारी है। अब सवाल ये है कि जब पीएम मोदी ने उनके मैनिफेस्टो से जवाब देना शुरू किया कि भाई आप जो मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करते हो, उसके बाद जब आप करते हो रिजर्वेशन की बात करते हो, आप जब उसमें इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हो, आप उसमें वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो, तो इसका जवाब तो देश को चाहिए कि ये आप जिसने बात को क्लियर नहीं हुआ आपने किया है, उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक तरह से लोगों के बीच क्लियर किया। अब वो क्लियर किया जब आप राहुल गांधी के जो आप अभी बाइट सुधार रहे थे, अब तक कांग्रेस पार्टी इसको एक तरह से पीएम की इस बात को डिफेंड करते हुए दिख रही थी कि राहुल गांधी ने ऐसा नहीं कहा कि हम वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे। आज कम से कम ये बाइट राहुल गांधी का आपने सुनाया है तो लोग ये देखे कि राहुल गांधी किस तरह से गुमराह कर रहे हैं कि हम जो एक्सरे कराएंगे इकोनॉमिक सर्वे, वो एक्सरे होगा किसके पास कितना धन है, किसके पास किसने कितनी संपत्ति बना रखी है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा कि ये हमारे माताओं बहनों के गहनों का छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, तो उसका एक विस्तार दिया पब्लिक में और उसका रिस्पांस मिला तो वो सारी चीजें कहना भूल गए थे। तो ये आप मुद्दे से जो भाग रहे हैं, वो मुद्दे से इसलिए भाग रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विकसित भारत संकल्प को लेके इस अभियान की चुनाव रथ से अपनी अभियान को शुरुआत किया था, आपने उसके काउंटर में कोई बड़ा मुद्दा लाने के लिए आज ठीक सुबह सुबह लालू यादव अगर ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों को आरक्षण मिलनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि वो जिस पॉलिटिक्स को कर रहे हैं वो एक तरह से इंडिया गठबंधन को आज एक्सपोज किया है। बिल्कुल एक्सपोज किया है। और विजय जी जरा बताइएगा कि लालू प्रसाद यादव ने जो बात कही है, क्या इससे कांग्रेस सहमत है? और कांग्रेस अगर सहमत है तो क्या कांग्रेस के मन की बात लालू जी ने कह दी है क्या? देखिए, पहली बात, राहुल गांधी अपने लालू यादव जी का मैं बयान सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए थोड़ा सा, मगर उस थोड़े से की कोई बात नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ देश में मुसलमानों को आरक्षण मिलना ही नहीं चाहिए। भाई मोदी जी, आप ये चाहते हैं कि इस देश के मुसलमानों को मार कर काट कर फेंक दिया जाए या उन्हें इस देश पे भगा दिया जाए? आई ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो हिंदुओं के लिए खतरा बन चुके हैं। ये गलत बात है, ये गलत बात है। मार कर काट कर फेंकने वाली बात है।
क्या गलत बात है? बात मर्यादा में हो, गलत बात है, एकदम गलत बात है, एकदम गलत बात है। इतना मत गिरिए, आप कांग्रेसी हैं, गिरे हुए लोग हैं, लेकिन इतना मत गिरिए, इतना मत गिरिए। मर्यादा के साथ अपनी बात रखिए, संविधान में बात कीजिए, मर्यादा के साथ अपनी बातों को मजबूती से रखिए। आप बताइए लालचंद जी, कह रहे मार के काट के फेंक दिया जाए, और ये प्रधानमंत्री के ऊपर कह रहे हैं, क्या तरीका है, क्या बदतमीजी है? अरे आपके पास शब्द नहीं है। एक मिनट धनंजय जी, विजय जी को पहले स्पष्टीकरण दे दीजिए। मैंने प्रधानमंत्री के लिए नहीं कहा। विजय जी बात रखिए। मैं ये कहना चाहता हूँ केवल कि आज माननीय मोदी जी को 10 साल के शासन के बाद भी क्या कहना पड़ रहा है कि हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र छिन जाएंगे, हिंदुओं की संपत्ति मुसलमानों में बढ़ जाएगी। भाई 55 साल कांग्रेस का राज रहा, तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज ऐसा क्या आ गया? आज ये आ गया कि मोदी जी को मालूम है। नहीं, इसमें एक बात विजय जी इसमें एक बात है कि भाई इसी राज्य में तो कांग्रेस ने कर्नाटक में आरक्षण दे दिया सारे के सारे लोगों को शामिल करके। उसी राज्य में तो कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में कोशिश की, महाराष्ट्र में कोशिश की, अपने घोषणा पत्र में कई बार वादा किया। अब आपके पार्टनर लालू जी खुल के कह रहे हैं कि हाँ पूरा होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? मेरी बात सुनिए। हाँ, तो कोई भी सरकार है वो जनादेश से बनती है और जनादेश की जो अपेक्षाएं होती है उनको पूरा करने के लिए चुनी जाती है। हाँ। भाई अगर पार्टी ने, किसी पार्टी की अपनी सोच है कि वो चाहती है मुस्लिमों को आरक्षण मिल जाए थोड़ा सा, और उसके लिए हिंदू भी एग्री हो, यहाँ भी ठीक है, जो पिछड़े थोड़ा सा क्या मतलब होता है? बाबा साहब अम्बेडकर क्या कह रहे थे उसको भी याद कीजिए ना। हाँ। अम्बेडकर जी के ऊपर तो खुद मोदी जी ने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रखा है। हाँ। कि अम्बेडकर दोबारा से धरती पर भी आ जाए तब भी वो संविधान में परिवर्तन नहीं। तो वो तो उन्होंने इसलिए कहा था कि भाई संविधान में बदलाव नहीं होगा, संविधान को उस तरह से पलटा नहीं जाए। कहा है मोदी जी और भाजपा ने ये कहा है कि कांग्रेस ने इस देश का संविधान पहले ही बदल दिया। ठीक। आप धनंजय जी, भाजपा ये मानती है संविधान बदल दिया गया, इसलिए वो दोबारा से बदलना चाहती है। ठीक है। मोदी जी को ये बात इस पर कई बार हालांकि जवाब आ चुका है। मुझे धनंजय जी से जवाब, धनंजय जी अब तो लालू जी ने खुलकर कह दिया कि हाँ होना चाहिए, मुसलमानों का आरक्षण पूरा होना चाहिए। तो अब तो बिल्कुल आपको और ज्यादा मजबूती मिलेगी कि हमको तो 400 से और ज्यादा चाहिए ताकि बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान के मुताबिक हम धार्मिक आधार पर आरक्षण ना होने दें। लालचंद जी देखिए, कांग्रेस और उनके एलाइज इंडी जो गठबंधन है, इन लोगों ने बाबा साहब का ही अपमान नहीं किया, बाबा साहब के संविधान को भी तार तार किया। जब संविधान में धर्म के आधार पर कोई आरक्षण की व्यवस्था है ही नहीं, बावजूद उसके किए जा रहे हैं। और लालू यादव ने तो खुल के पॉलिटिक्स की है, एमवाई की, उनका पॉलिटिक्स ही पूरी इसी पर केंद्रित रही है। मुसलमान यादव, उन्होंने इसकी बात को हमेशा खुल के कहा, खुले मंचों से कहा, कोई छुपी छुपी बात नहीं है। ये इनके न मुल्क से मतलब है न किसी चीज से मतलब है। इन्हें अपने परिवार को चलाने के लिए, परिवार के पोषक तत्वों के लिए, चाहे जहां से वोट मिले, इस मुल्क के मुसलमानों को डराकर मिले या के यादवों को एक पैर पे खड़ा करके मिले, इस देश के यादवों के, प्रदेश के यादवों के कंधे छिल गए लालू परिवार की पालकी ढोते ढोते। तो लालू जब अपने परिवार को एडजस्ट करने में लगे हुए। अब जो नई पीढ़ी आ रही है वो देख रही है कि भाई नॉर्मल आहर्ता चपरासी की अगर 12 पास है, और जो तेजस्वी जी जो 9वां फेल है, जिनको तजुर्बा और तरबूजा का फर्क नहीं पता है, नौकरी बांट रहे हैं, रोज जेब में जड़ी लेकर। जमीर अगर मर जाए तो 2 गज जमीन से काम नहीं चलता है। तो जेब में जड़ी लेकर घूम रहे हैं, नौकरी की जड़ी, जिसको सुंघाया उसका जमीन मकान अपने नाम कराया। ये चल जो रहा है, इस देश की जनता को सजग होने की जरूरत है। और कांग्रेस इसी कारण से, कांग्रेस के कल्चर से जो कांग्रेस को करप्शन निकल के आया, मैं कह रहा हूं सहमतियों के सम्मान लोकतंत्र है। हमारे पुरखों ने सहमतियों की फसल बोई है, नहलाता हुआ लोकतंत्र उसी की बानगी है। आप हमसे सहमत होइए, हम पर बात करिए, जो कहना है कहिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं काट देंगे, मार देंगे। अरे ये सरिया थोड़ी लागू है, और जहां सरिया लागू है लोकतंत्र नहीं है। या तो इस देश को आप सरिया के हवाले आप करना चाहते हैं, आपके मंसूबे हैं। पंडित नेहरू ने कहा था कि आई एम कल्चरली मुस्लिम, पंडित मनमोहन सिंह ने कहा कि इस देश के संसाधनों पर पहला एक मुसलमानों का। आपने मैनिफेस्टो में लिख दिया, 2009 में फिर रिपीट भी किया था, 2006 की बात को 2009 में मनमोहन सिंह ने जस्टिफाई भी किया था। आज आपने मैनिफेस्टो में लिख दिया कि उनके खाने पीने तक आप ध्यान रखेंगे, और क्या क्या ध्यान रखेंगे, खाने के बाद क्या क्या ध्यान रखेंगे वो भी बता दीजिए। ठीक है, ये कांग्रेस ये बात बिल्कुल साफ है। देखिए, चाहे भ्रष्टाचार हो, नोटों का पहाड़ हो, संविधान खतरे में हो कि आरक्षण हो,
आरक्षण में धार्मिक आधार पर आरक्षण हो, सारी बातें जनता के बीच जा रही हैं। और जब जनता अपना जनादेश 4 जून को सुनाएगी तो सब लोग विनम्रता के साथ इस मैसेज को स्वीकार कीजिएगा कि जनता ने क्या मैसेज दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी जुड़ने के लिए, धनंजय जी जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी चर्चा में हिस्सा लेने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम बात जो करने वाले हैं इस वक्त में वो पंजाब की बात करने वाले हैं। और पंजाब की बात इसलिए क्योंकि वहां खास तौर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की साख दांव पर है, क्योंकि पंजाब में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें गठबंधन का लिटमस टेस्ट होने वाला है। क्या कुछ खास बातें हैं? कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में 2019 में कांग्रेस ने पंजाब में 8 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार कैप्टन हो या फिर सुनील जाखड़ हो, तमाम ऐसे बड़े नेता बीजेपी के साथ जा चुके हैं। 2022 के असेंबली चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को जबरदस्त शिकस्त दी थी, बम्पर मेजॉरिटी आई थी। तो कांग्रेस के लिए दोबारा अपने आप को खड़ी होने के लिए बड़ी चुनौती है कि क्या कांग्रेस वहां खड़ी हो पाएगी। और इधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन पंजाब में गठबंधन नहीं किया। सभी सीटों पर दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। पार्टी के अंदर घमासान है। मान सरकार के विरोध में यूनाइटेड स्टैंड, क्या कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं, अपनी सरकार के मंत्रियों और एमएलए को चुनावी मैदान में उतारकर आम आदमी पार्टी ने पॉपुलर फेस की कमी पूरी की, क्योंकि उनके पास पॉपुलर फेस थे नहीं। एकमात्र एमपी सुशील कुमार रिंकू हुआ करते थे, वो भी वहां से हटके बीजेपी के साथ चले गए और उन्हीं के बीजेपी के टिकट पर हैं। आपको भरोसा है अपने फ्रीबी स्कीम पर, लेकिन राज्य की बिगड़ी अर्थव्यवस्था पार्टी के नैरेटिव को झुठला रही है कि मिसमैनेजमेंट है। अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा की अनुपस्थिति में भगवंत मान ही खेवैया हैं, तो खुद को साबित करने का मौका है उनके पास। कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में 8 सीटें जीती थी, तो इस बार चुनौती है कांग्रेस के साथ भी और आम आदमी पार्टी के साथ भी कि वो अपने परफॉर्मेंस को कैसे कायम रखें या दोहराएं। तो भगवंत मान के लिए भी कहीं ना कहीं चुनौती भी है और मौका भी है। तो पंजाब का चुनाव दोनों पार्टियों के लिए, चाहे कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, दोनों पार्टियों के लिए काफी अहम है। आकांक्षा हमारी संवाददाता जुड़ रही हैं। हमारी संवाददाता आकांक्षा सक्सेना हमारे साथ जुड़ेंगी कि पंजाब की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है और किस तरह से चाहे कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, दोनों के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है इस बार का पंजाब का चुनाव। एक तरफ कांग्रेस 8 सीटें जीती थी, तो वो कितनी सीटें जीत पाती है, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी वो जो विधानसभा चुनाव में बम्पर प्रदर्शन की थी, तो अब कैसा प्रदर्शन करेगी। आकांक्षा सक्सेना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आकांक्षा, सबसे पहले तो बताइए कि कांग्रेस की इस बार कैसी हालत है, क्योंकि बड़े बड़े नेता तो कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं। जी बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस छोड़ के जा चुके हैं। 2022 के जो असेंबली इलेक्शंस थे, जब हमने देखा था कि एकदम एक जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस आला कमान ने चीफ मिनिस्टरशिप से हटा दिया था और चरणजीत चन्नी को जो है चीफ मिनिस्टर बना दिया था, उसके बाद से ही हम देखने में आ रहा है कि कांग्रेस में जो है अंदरूनी जो लड़ाई है वो बढ़ गई थी, गुटबाजी हो गई थी, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बहुत बड़े नेता थे जिनके साथ बहुत सारे कांग्रेसी नेता जो है उस वक्त भी जुड़ गए थे और उन्होंने अब अपनी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। उसके अलावा अगर हम देखें तो थोड़े थोड़े दिनों बाद जो है कांग्रेस, इस वक्त भी कांग्रेस के जो आला बहुत सारे जो लोग थे वो जा चुके हैं, जैसे रवनीत बिट्टू थे जो एमपी थे और परनीत कौर थी जो जा चुकी हैं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा चुकी है। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी में भी बहुत सारे लोग जा चुके हैं। मैं उसी पर आने वाला था आकांक्षा कि भगवंत मान के सामने चुनौती भी और मौका भी। अगर वो अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं तो स्थापित कर देंगे अपने आप को कि देखो अपने दम पर मैंने अच्छा प्रदर्शन कर दिया। जी, लोकसभा चुनाव और असेंबली इलेक्शंस में बहुत फर्क होता है। जिस तरीके से अगर हम पिछली बारी के लोकसभा इलेक्शंस देखें तो आम आदमी पार्टी का कोई बहुत
अच्छा यहाँ पे रिस्पांस नहीं रहा था पंजाब में। हाँ, वो अलग बात है कि जो ये इतनी लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो एक नेचुरल जो लोगों को जो एक वॉइड क्रिएट हो गया था कांग्रेस की वजह से, तो उसका फायदा जरूर आम आदमी पार्टी को मिला था। पर अगर हम कहें कि इस बार भी लोकसभा चुनाव में भी किसी तरीके से अगर वो लोग अपना, उनके लिए बहुत आसान है, तो ये किसी के लिए भी आसान नहीं है। बिल्कुल किसी के लिए ये आसान नहीं है। और ये बिल्कुल दिखाई पड़ेगा कि भगवंत मान अपने आप को कितना साबित कर पाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बार पूरा जोर लगाया हुआ और अकाली दल तो खैर मैदान में है ही। बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा जोड़ने के लिए और पंजाब के विश्लेषण के लिए कि पंजाब में क्या कुछ हो सकता है। तो इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।